everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को। लास्ट क्लास में हमने अकबर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरीके से अकबर ने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया और कैसे कैसे अकबर आगे बढ़े। तो अभी हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो देखिए, अकबर को जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई सिस्टम में, वो था द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अकबर ने देखा कि जो शेर शाह का सिस्टम था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो ही अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको देखा कि एक जो है ना, एक पूरा सेंट्रल शेड्यूल नहीं है, कोई प्राइस फिक्स नहीं है और बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं चीज़ों में, क्योंकि एम्पायर बहुत वास्ट था। अब जितना ज़्यादा वास्ट आपका एम्पायर होता है, जितना ज़्यादा बड़ा आपका एम्पायर होता है, उतनी प्रॉब्लम्स होती है, उतने ही डिलेज होते हैं, उतनी हार्डशिप होती है। पीजेंट्री को भी उससे प्रॉब्लम होती है, किसानों को भी उससे प्रॉब्लम होती है। तो शेर शाह का सिस्टम क्या था? देखो, शेर शाह ने एक नया सिस्टम शुरू हुआ था जिसमें कि उसने कहा था कि जितना भी कल्टीवेटेड एरिया है उसको मेज़र करो और मेज़र करके वहाँ का जो क्रॉप रेट है वो पता करो। उस हिसाब से वहाँ पे एक फिक्स कर दो कि कितना टैक्स होगा, और पीजेंट जो है क्रॉप वाइज जो भी क्रॉप उगाएंगे उस हिसाब से अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए टैक्स देंगे। जैसे किसी की अगर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है और कोई बहुत महंगा वाला क्रॉप अगर उगाता है तो उसको हाई टैक्स देना होगा, पर अगर किसी की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है और वो कोई सस्ता वाला क्रॉप उगाता है तो उसका टैक्स भी बहुत लो होगा, ये कहा गया। तो ये जो शेड्यूल है इसको हर साल कन्वर्ट किया जाता था, हर साल इसको एवरी ईयर उसको बदला जाता था और हर साल उसमें चेक किया जाता था कि जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वो कैसे सेंट्रल शेड्यूल ऑफ प्राइसेस में आएगा। यही काम अकबर ने भी किया, लेकिन अकबर के लिए ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। देखो, वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी के बीच में ऐसे चीज़ों को मेंटेन करना, सारे लोगों को मैनेज करना, सबको साथ में लेकर के चलना एक प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी डील हो जाती है। तो अकबर ने इसीलिए जो है, जो सिस्टम है एनुअल असेसमेंट का, उसको हटा दिया और कहा कि छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और करते हैं। अकबर ने इसके लिए कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको कि ये कारोरीज कहते थे। ये करोरी पूरे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में फैले हुए थे और इनका काम होता था कि वो कलेक्शन करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, कलेक्शन करेंगे ऑफ अ करोड़ ऑफ डैम्स। ठीक है, तो 1 करोड़ ऑफ डैम्स का ये जो है कलेक्शन करेंगे। ये जो है एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था और वो चेक करेंगे कि भाई जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं कनुंगोज के द्वारा वो ठीक है या नहीं। कनुंगो एक विलेज ऑफिसर को कहते हैं जो कि गांव के लेवल पर पटवारी का काम करता है और सारी चीज़ों को, टैक्सेस को संभालता है। तो ये जो है 2,50,000 रुपीज़ आप देख सकते हो, 2,50,000 रुपीज़ का ये रेट होता था उस समय में। तो ये कलेक्शन ऑफ करोड्स ऑफ डैम्स करते थे एंड पैसा मतलब जो कलेक्ट करे वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इनको करोड़ीज कहते थे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से विलेज ऑफिसर्स जो हैं काम कर रहे थे इनके साथ मिल कर के। तो अकबर ने कई सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया हुआ था। ठीक है, 1580 में अकबर ने एक नया सिस्टम फिर इशू किया। इस नए सिस्टम को कहते थे दहसला। इसके अंदर क्या होता था, 10 साल, जैसे समझ रहे हो, दहसला मतलब 10 साल। इसमें क्या होता था, अलग अलग क्रॉप्स का ना एवरेज प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको निकाल लेते थे। उसका एवरेज प्राइस 10 साल में कितना है, नहीं है, 10 साल में वो कितने रुपए का लगभग बिक रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते थे और 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन का स्टेट शेयर में दे देते थे। ये कैश में होता था। तो आप समझ सकते हो कि टैक्सेशन काफ़ी हाई है, मतलब अच्छा टैक्सेशन है, बढ़िया टैक्सेशन है। और जो सिस्टम था मेजरमेंट और असेसमेंट का, वो बेस्ड था अपॉन दिस जब्ती सिस्टम। ठीक है, तो इसी को हम जब्ती सिस्टम कहते थे। जब्ती सिस्टम क्या है? जब्ती सिस्टम दरअसल एक ही बात है जिसमें 10 साल का आपका एवरेज निकाल के चीज़ों को फिक्स किया गया है।
इससे क्या होता था ना कि पीजेंट्स को ना काफ़ी रिमिशन मिलता था। अगर कभी ड्राउट आ गया, कोई मान लो कि कंडीशन ख़राब हो गई, तो पीजेंट्स अगर टैक्स नहीं दे सकते तो उस पर उनको छुटकारा दे दिया जाता था कि चलो ठीक है, अगर तुम टैक्स नहीं दे सकते हो तो तुम मत दो। इस तरीके से लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी अच्छा था। तो क्रॉप्स अगर फेल हो जाएंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया या ऐसा कुछ हो गया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये सारा जो है सिस्टम ऑफ असेसमेंट होता था। इसमें बतई या गला बख्शी, ये दो चीज़ें थी, ये दो सिस्टम थे असेसमेंट के। तो इसमें जो सबसे पुराना सिस्टम था इन दिस सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है, जो प्रोडक्शन था वो डिवाइडेड था बिटवीन पीजेंट्स एंड द स्टेट, ठीक है। और ये बहुत ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में था, ठीक है। और जो पीजेंट्स होते थे इनको अलाउ किया गया था कि वो चूज कर सकते हैं बिटवीन जब्ती एंड बतई। तुम जब्ती सिस्टम में लेना चाहते हो, टैक्स देना चाहते हो, या बतई सिस्टम में, क्योंकि बतई सिस्टम पुराना वाला सिस्टम था। इसमें क्या होता था, पीजेंट और स्टेट के बीच में फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है वो डिवाइडेड था और उस हिसाब से चीज़ें चलती थी। तो इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस थी। तो ऐसे में पीजेंट को चॉइस थी कि भाई उसके पास जो भी क्रॉप है उसके हिसाब से उसको क्या करना है, ठीक है। और अगर मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है ना, मानसून के ना आने की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से क्रॉप्स अगर ख़राब हो जा रहे हैं, तो पीजेंट्स के पास ये होता था कि चलो ठीक है, वो चाहे तो कैश या काइंड किसी में भी जो है दे सकते हैं, है ना। मतलब अगर उनके पास कैश नहीं भी है तो वो किसी और तरीके से काम करके सरकार को पैसा दे सकते हैं। हालांकि जो स्टेट है वो कैश प्रेफर करती है, लेकिन कभी अगर पीजेंट के पास कैश है ही नहीं और कंडीशन बहुत ख़राब है, मौसम बहुत ख़राब है, अगर ऐसी वाली दिक्कत आ जाती है तो फिर तो पीजेंट को एक तरह से हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ना, एक ओवरऑल मेंटेनेंस है, एक ओवरऑल हेल्प है जो सबको दी जा रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। एक और सिस्टम था, तीसरा सिस्टम था जिसको कि वाइडली यूज़ किया जाता था अकबर के टाइम पे, उसको नसाक सिस्टम कहते थे। ये एक रफ कैलकुलेशन होती थी कि भाई पीजेंट का कितना पैसा आया है, उस हिसाब से ये कितना जो है पिछले सालों से पे करता जा रहा है। तो जितना उसने पिछले साल पे किया हुआ है उस हिसाब से इस साल उसको कितना पे करना चाहिए। इस सिस्टम में ये होता था कि पिछले साल के रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए पीजेंट से रफली जो भी पैसा बन पड़ता था वो ले लिया जाता था। अगला होता था पोलज। पोलज वो लैंड होता था जो कि ऑलमोस्ट हर साल कल्टीवेशन में रहता है, उसमें हमेशा खेती होती ही रहती थी, हमेशा कल्टीवेशन उसमें होती रहती थी। और परौती, परौती वो लैंड होती थी जो फेलो लैंड है, यानी कि जिसे कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, कुछ समय के लिए पूरी की पूरी ज़मीन को जो है छोड़ दिया गया है, और फिर बाद में चाहे तो उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, बट कभी कभी उसको बीच बीच में छोड़ देते थे। तो अकबर को ना हमेशा लैंड में कल्टीवेशन के इम्प्रूवमेंट में बहुत मतलब इंटरेस्ट था, ठीक है। हमेशा उस पर बहुत मतलब वो ध्यान देते थे कि भाई हम कैसे इम्प्रूवमेंट बढ़ाएं, कैसे कल्टीवेशन इंक्रीज़ करें, कैसे क्रॉप्स को इंक्रीज़ करें, ठीक है, कैसे हम खेती को अच्छा करें। तो ये जो है अमील को भी कहते थे कि वो बिल्कुल एक किसान के लिए फादर के जैसे हैं, और वो उनको हेल्प करें। मतलब ऑफिसर्स का ये काम नहीं होना चाहिए कि आप किसानों को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, या किसी भी तरीके से उन्हें जो है नीचा दिखा रहे हो। आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनको हेल्प करना है। तो अमील या मुंसिफ कौन है, ये वो लोग हैं जिनका काम होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो ये कोई रूथलेस जमींदार के तरह नहीं है, ये लोगों के लिए, किसानों के लिए माई बाप हैं। ये किसानों को मदद करेंगे कि तुम अपनी कल्टीवेशन कैसे बढ़ा सकते हो। कई चीज़ें किसान नहीं समझते हैं, किसान कई बार इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, किसानों को इतनी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। तो ऐसे में किसानों को मदद करना कि वो अच्छा उगा सके, अच्छे से काम कर सके, अच्छे से हेल्प कर सके, अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, इसके लिए उनको पूरी तरीके से मदद की जाती थी। इसके अलावा इन्होंने तक्कवी लोन भी इंट्रोड्यूस किया था। ये जो चीज़ है ये पहले भी मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी के अंतर्गत की थी, ठीक है। तो उसे हम तक्कवी लोन कहते थे,
ठीक है। तो तकवी लोन जो है चलता था। इसमें क्या होता था, पीजेंट्स को अगर कभी सीड्स खरीदने हैं, कोई टूल्स खरीदने हैं, इम्प्लीमेंट्स खरीदने हैं, या एनिमल्स खरीदने, मतलब कोई भी सामान अगर किसानों को खरीदना होता है खेती बाड़ी के लिए, तो उसके लिए जो है समय के अनुसार जैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार वो लोन ले सकते हैं, और लोन लेकर के वो इजी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ज़मींदार के पास काफ़ी अच्छे हेरिडिटरी राइट होते थे, और वो प्रोडक्शन का शेयर इस तरीके से ले सकते थे, और वो जो है पीजेंट्स को भी हेरिडिटरी राइट देते थे कि वो अपनी लैंड पर कल्टीवेट करें, और उनको कभी भी, मतलब अगर वो लैंड रेवेन्यू जैसे टाइम पे कर रहे हैं, टैक्स टाइम पे दे रहे हैं, तो किसी को ज़मीन से निकालते नहीं थे, कभी किसी को बेदखल नहीं करते थे। किसानों को भी ये पता था कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे ज़मींदार हैं, वो हमारी मदद करेंगे, हमें बेदखल नहीं करेंगे। तो सब चीज़ें, पोजीशंस जो है ये हेरिडिटरी थी, मैनेज अच्छा था, मैनेजेबल था, बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हो रही थी, ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है चल रहा था। जो जब्ती सिस्टम है ये राजा तोदरमल के द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसको तोदरमल बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि राजा तोदरमल जो कि रेवेन्यू ऑफिसर थे, उन्होंने ही ये सिस्टम बनाया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आपका मनसब दराज सिस्टम भी होता है, आर्मी का सिस्टम भी होता है, ये भी हम देखेंगे, बट ये हम लोग मनसबदारी सिस्टम को अभी कवर नहीं करेंगे। पहले मैं चेक कर लेती हूँ हमारे पास कितना टाइम है। सो यस, वी हैव टाइम, तो हम ये मनसबदारी सिस्टम कवर कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। ये बहुत ईजी सी चीज़ है। तो ये मनसबदारी सिस्टम क्या होता है ना, इसके अंदर हर एक ऑफिसर को ना एक रैंक यानी कि एक मनसब दिया जाता है। जैसे कि कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है तो सबकी अलग अलग रैंक आती है। जो हायर रैंक में होते हैं, जैसे उनको आईएएस मिलता है, आईपीएस मिलता है, आईएफएस मिलता है, तो अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको ऑफिस मिलता है। वैसे जिसकी जितनी बड़ी मनसब होगी, जिसकी जितनी ऊंची मनसब होगी, उसको उतना ही इम्पोर्टेंट ऑफिस मिलेगा। जो लोएस्ट रैंक थी वो थी 10, जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी 5000। और जो भी मतलब राजघराने के बच्चे होते थे, नोबल्स होते थे, प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, रॉयल ब्लड वाले, ठीक है, उनको बहुत हाई मनसब मिलता था, उनको ऊंचे रैंक मिलती थी। और सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो एक ही रैंक होती थी, एक मनसब होता था, और सब चीज़ें वैसी चलती थी। लेकिन 40वें साल से, यानी कि 1594 से 95 के बीच में, रैंक को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक थी ज़ात और दूसरी थी सवार। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब ये जो ज़ात है, सवार है, क्या है? ज़ात एक पर्सनल स्टेटस है, और सवार घुड़सवार है, कि आपके पास कितने घोड़े होंगे। 3 कैटेगरी हर एक रैंक में, मनसब में इन्होंने बना रखी थी। कुछ ऐसे थे जिनके पास 500 के नीचे की ज़ात है, 500 से नीचे के वो मनसबदार हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 500 से 2500 के बीच में है, इनको अमीर कहा जाता था, ये थोड़े बड़े मतलब हाई स्टैंडर्ड के हो गए। और कुछ जो 2500 से भी ऊपर वाले हैं वो अमीर उम्दा हैं, यानी कि उम्दा आज़म, मतलब उम्दा, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, काफ़ी एक्सेलेंट हो गए, काफ़ी ऊंचे हो गए। तो ज़ात एक पर्सनल स्टेटस है, ये फिक्स किया जाता था कि एक इंसान के पास कितनी सैलरी आ रही है, कितना सामान आ रहा है, कितना काम आ रहा है, उसके हिसाब से ये फिक्स होता था। और जो सवार रैंक होती थी वो इंडिकेट करती थी कि आपके पास कितने घुड़सवार सैनिक है। हर एक इंसान को कुछ घोड़े मेंटेन करने होते थे, तो आपके पास जितनी ज़्यादा सवार होगी, मतलब आपको उतने ज़्यादा घोड़े मेंटेन करके रखने होंगे। जितनी ज़्यादा ऊंची सवार है उतने ज़्यादा घोड़े आपको मेंटेन करने होंगे। ये सिस्टम था, तो इसी को मनसब दराज सिस्टम कहते थे। ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग डाक सिस्टम के बारे में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। ये सारा जो पार्ट होगा ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करना ना भूलें। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिए, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।